नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी की बात हो, पशुपालन की बात हो, सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप भी अपनी खेती किसानी को, अपने पशुपालन व्यवसाय को उन्नत बना सके। बता दें, हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भी कुछ खास रहेगा आज के इस अंक में। तो आइए नजर डालें हमारे आज के कार्यक्रम पर। हमारे किसानों को सही और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हो सके, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए बता दें आपको कि हमारे देश का जो कृषि मंत्रालय है वो निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अश्विनी कुमार जी। क्या कुछ कहा उन्होंने कृषि मंत्रालय की डीडी किसान स्टूडियो से, आइए आपको दिखाते हैं। बीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कृषि खेती करने के लिए, और बीज की वैरायटी के बेस पर उसकी जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो निर्धारित होती है। बीज के इस महत्वपूर्ण अंग को देखते हुए सरकार ने सबमिशन ऑफ प्लांटिंग मशीनरी करके एक स्कीम चलाई है। उस स्कीम के तहत जो है हम सीड विलेज प्रोग्राम में सीरियल्स पे 50% सब्सिडी, पल्सेस ऑयल सीड पे और फॉडर पे 60% सब्सिडी देते हैं। सरकार इस पे भी प्रयत्नशील है कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी बढ़ाया जाए और उसमें जो भी करीब 30 से 35% की सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह जो राज्य सरकार का या स्टेट कॉर्पोरेशन का जो स्टोरेज है या यूनिवर्सिटी का है, उसके लिए भी एक अनुदान दिया जाता है, जिससे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ाया जा सके। इस समय भारत में सीड टेस्टिंग की नोटिफाइड जो लैब हैं 168 हैं और 168 लैब में ये उनकी गुणवत्ता की परख की जाती है। और इसका 5% सैंपल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लैब है नेशनल NSRTC, उसमें लिया जाता है और ये इवेलुएट किया जाता है कि जो सारी जो सीड टेस्टिंग लैब हैं उसकी परफॉर्मेंस में कहाँ कमी है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम करीब 468 लाख कुंटल जो है बीज की हमारी जो है उपलब्धता है, जो कि 3 या 4% जो है हमारी रिक्वायरमेंट से अधिक है। हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि हम नई वैरायटी जो है उसको नोटिफाइड करें, और पिछले 7 साल में हमने लगभग 2000 नई वैरायटी को हमने नोटिफाइड किया है, जो कि फार्मर के पास पहुंच रही हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि सरकार जो है 1% सीड जो है वो सीड रिजर्व में, नेशनल सीड रिजर्व में रखती है। इस 1% सीड को कभी आपदा उस स्टेट में आती है तो उसमें ये यूज़ होता है। ये सीड जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन और मध्यम श्रेणी की जो वैरायटीज़ हैं जो कम समय में हो सकती हैं, उनको ही रखा जाता है, जिससे कि छोटे सीजन रहने पे ये की जा सके। इस तरह भारत सरकार इस बात में कटिबद्ध है कि अधिक से अधिक जो है बीज गुणवत्ता वाला किसान पे पहुँचे, और इसके लिए एक 25 सर्टिफिकेशन एजेंसी हमने हर स्टेट में लगभग एक एजेंसी को लगाया है, जो कि उसकी गुणवत्ता की परख करती है और उसके बाद ही वो ऐसे सर्टिफाइड सीड किसानों को दिया जाता है। इस तरह जो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान के पास अच्छा बीज उपलब्ध हो सके और किसान जो है अधिक उत्पादन लेके उसका लाभ से ले सके। नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि पहले के समय में और अब के समय में काफी बदलाव हो चुका है। कृषि के क्षेत्र में ही हमने कितना बड़ा बदलाव देखा है। पहले पारंपरिक तरीके से ही खेती की जाती थी, अब इसमें आधुनिकता अपनाई जा रही है। जी हाँ, हम खाद की बात कर लें तो इसमें भी बदलाव आया है। आज हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं नैनो यूरिया के बारे में। अब आप जानना चाहेंगे नैनो यूरिया है क्या, तो आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में।
नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरकों, मिट्टी कोलाइड्स और पौधों के भागों से निकाले गए नैनो कण होते हैं, जो उर्वरकों के साथ क्रिया करके पौधों को पोषक तत्वों के बेहतर और प्रभावी अवशोषण के लायक बनाते हैं। आकार में बहुत छोटे होने की वजह से पोषक तत्वों को बहुत धीरे धीरे मुक्त करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक बार डाला उर्वरक ज्यादा लंबे समय तक फसलों को पोषण देता रहेगा। इसके अलावा ये पोषक तत्वों की लीचिंग और वाष्पीकरण की वजह से होने वाले नुकसान को भी कम करते हैं। बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया वाले होने की वजह से पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता में भी सुधार करते हैं और पर्यावरण जोखिमों को भी कम करते हैं। मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण सुधारने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि इनके इस्तेमाल से पैदावार बढ़ती है और लागत में कमी आती है। इसके अलावा ये पौधों को मजबूत बनाकर उन्हें गिरने से बचाते हैं। कुछ दिन पहले इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो उर्वरक लॉन्च किया था, जिसकी मांग बढ़ने लगी है। भारत में खपत होने वाले कुल नाइट्रोजन उर्वरकों में 82% हिस्सा यूरिया का है। पिछले कुछ साल में इसकी खपत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर फसलें यूरिया का 30 से 50% नाइट्रोजन ही उपयोग कर पाती है। बाकी नाइट्रोजन बेकार चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस अंधाधुंध उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड नाम की ग्रीन हाउस गैस बनती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है। नैनो यूरिया तरल पर्यावरण हितैषी उच्च पोषक तत्व उपयोग क्षमता वाला एक अनोखा उर्वरक है, जो लंबे समय में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग कम करने की दिशा में एक टिकाऊ समाधान हो सकता है। देश भर की 11,000 से ज्यादा जगहों और 40 से ज्यादा फसलों पर कराए गए परीक्षण से ये साबित हुआ है कि नैनो यूरिया न सिर्फ फसल उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि सामान्य यूरिया की जरूरत को 50% तक कम कर सकता है। यही नहीं, नैनो यूरिया के उपयोग से उपज, बायोमास, मृदा स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता में भी सुधार होता है। सरकार 2023 तक 32 करोड़ बोतल नैनो यूरिया तैयार करने का इरादा रखती है, जो 1 करोड़ 37 लाख टन यूरिया की जगह लेगा। कमाल की बात तो ये है कि नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की बोतल पारंपरिक यूरिया के एक बैग के बराबर काम करती है। किसान भाइयों बहनों, आजकल प्रसंस्करण की ओर काफी जोर दिया जा रहा है। हमारे किसान इसे बढ़ चढ़कर अपनाएं, अच्छी आमदनी अर्जित करें, यही उद्देश्य है। इसीलिए तो हमारे किसानों को बताया जा रहा है कि केवल आप उपज तक ही सीमित ना रहें, बल्कि उसका प्रसंस्करण करें, उत्पाद तैयार करें और बिकवाली करके अच्छी आमदनी अर्जित करें। ऐसे ही बता दें आपको कि आप ग्वार का प्रसंस्करण भी कर सकते हैं। अब कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, आइए बताते हैं आपको। कम पानी में उगने वाली फसलों का मूल्य संवर्धन करने से बागवानी से भी ज्यादा उत्पादन किसानों को मिला है। मिसाल के तौर पर ग्वार की फसल द्वारा ग्वार से ग्वार गम उत्पादन शुरू हुआ। इससे किसानों के भाग्य बदल गए, उनकी आय बढ़ी। आज राजस्थान में बड़े पैमाने पर चलने वाला ग्वार गम का उद्योग किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। भारत में ग्वार बीज का कुल उत्पादन का 70% भाग राजस्थान में होता है और 11% भाग हरियाणा में किया जाता है। मगर राजस्थान की अपेक्षा हरियाणा में प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिकतम होती है। ग्वार बीज के पैदावार में भारत का प्रथम स्थान है। ग्वार की खेती हमारे देश में 195 मिलियन हेक्टेयर भूमि में की जाती है। इसमें 63% क्षेत्र में मौसम पर निर्भर रहकर खेती की जाती है और बस 37% क्षेत्र में ही सिंचाई की व्यवस्था है। ग्वार गम फली के तत्व से लिया जाता है, जो खाद्य और जल को संग्रह करने का कार्य करता है। ग्वार गम लेग्यूम पौधा सियामोप्टिस टेट्रागोनोलोबा के बीज के एंडोस्पर्म में से आता है। अच्छे बीजों के चुनाव से अच्छा गम प्राप्त होता है। ग्वार प्रसंस्करण की बात करें तो ग्वार के बीजों को मंडी या किसानों द्वारा खरीदा जाता है। उसे फिर फैक्ट्री में लाया जाता है। बीजों की भली भांति सफाई की जाती है। चक्कियों में ग्वार के बीजों को डाल दिया जाता है, जिससे बीज के 2 हिस्से हो जाते हैं। रोस्टरों में बीजों को गर्म किया जाता है, जिससे बीजों का छिलका आसानी से निकल जाता है और उसे दाल की शक्ल मिल जाती है। ग्वार मिल में दाल और चूरी को अलग अलग टैंकों में स्टोर किया जाता है। इसके बाद पैकिंग हाउस में इसकी पैकिंग की जाती है। सबसे पहले ग्वार की दाल को साफ कर लिया जाता है। कंकड़, पत्थर अथवा लोहे के टुकड़े आदि को बिन कर अलग कर लिया जाता है। साफ की गई ग्वार की दाल को मिक्सर में डालकर पानी के साथ प्रक्रिया की जाती है। इससे दाल नरम हो जाती है। इस नरम दाल को फ्लेकिंग मशीन में डाला जाता है, जिससे फ्लेक्स का निर्माण होता है। फ्लेक्स को ग्राइंडिंग मशीन में डालकर पाउडर बना लिया जाता है।
इस पाउडर को गर्म हवा देकर सुखाया जाता है। पाउडर सूखने के बाद इसे अलग अलग छन्नों से छाना जाता है। इसे विभिन्न स्टोरेज टैंकों में जमा कर लिया जाता है और इस पाउडर की पैकिंग कर ली जाती है। भारत विश्व में ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। ये बड़ी संख्या में देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। ग्वार गम का अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। वर्तमान में कई कंपनियां ग्वार की बीजों का प्रसंस्करण कर इसके उत्पाद बना रही है, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। ऐसे में अगर किसान ग्वार की उन्नत खेती करे तो अच्छी आमदनी हासिल हो सकती है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हरियाणा के एक सफल किसान या फिर कहें कि सफल पशुपालक से। इन्हें हम उद्यमी भी कह सकते हैं। ये पशुपालन से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो भी उत्पाद इन्हें मिलता है, जैसे कि गोबर मिले, गोमूत्र मिले, इससे कई तरह के उत्पाद ये बना रहे हैं और बिकवाली कर रहे हैं, अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। तो फिर आइए हमारे सेगमेंट में हमारे सफल पशुपालक या फिर उद्यमी नरेश कौशिक से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपने गोबर से उपले और खाद बनते हुए देखा होगा और सुना होगा, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इनसे दीपक, मूर्तियां, साबुन, शैम्पू, चूरन और दंत मंजन भी बनता है तो शायद आपको यकीन ना आए, पर ये बात बिल्कुल सच है। हरियाणा के नरेश कौशिक गोबर और गौमूत्र से 20 तरह के उत्पाद बना रहे हैं और कमाल की बात ये है कि उनके उत्पाद बिक भी रहे हैं। उन्होंने ये काम 2013 में हवन की लकड़ी बनाकर शुरू किया था, फिर धीरे धीरे काम बढ़ा तो अपना स्टार्टअप स्थापित कर लिया। हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि दूध के भरोसे गाय को कभी नहीं बचा जा सकता। इसे बचाने के लिए इसके गोबर और गोमूत्र को बेचना होगा। राजीव दीक्षित जी को सुन करके हमने सबसे पहले गाय के गोबर से हवन की लकड़ी बनानी शुरू की। ये 2013 की बात है। 2013 में हमने ये हवन की लकड़ी बनाई। ये 250 ग्राम का एक पैकेट है, इसमें 15 सटीक हैं। हवन में ये 4 किलो लकड़ी का काम करता है और एक हवन के लिए 250 ग्राम का एक पैकेट काफ़ी है। गाय के प्रति चूँकि प्रेम ज़्यादा था, इसलिए इस संविदा के बारे में और गाय के पंचगव्य से अन्य जो भी उत्पाद बन सकते हैं उनके बारे में हम लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे देश के अंदर उनकी गौशालाओं में जा कर के हमने प्रचार किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया। धीरे धीरे समाज में इस हवन संविदा के प्रति जागरूकता आई। इस हवन संविदा के निर्माण से पेड़ों को की कटाई बची। हवन के अंदर एक अनुमान के अनुसार लाखों टन लकड़ी हर साल हवन के अंदर जल जाती है। इस हवन संविदा के प्रयोग से उस पेड़ों की कटाई को बचाया जा सकता है। गोबर से मूर्तियां, दीपक, धूप सटीक आदि हमने काफ़ी चीज़ें बनाई और धीरे धीरे बाजार में हमारा नाम होने लगा। नरेश कौशिक का स्टार्टअप कोन धूप, घड़ी का फ्रेम,
समरानी कप, हवन समिधा, धूप स्टिक, राखी और बर्तन बार के अलावा नहाने का साबुन, हैंड वॉश, हेयर ऑयल और गौमूत्र अर्क जैसे उत्पाद भी तैयार कर रहा है। हालांकि शुरुआत में इनको काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में आने के बाद ये दिक्कतें दूर हो गयी। यहाँ से तरक्की के नए दरवाजे खुले और नरेश ने यहाँ पर अलग अलग तरह के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण लिया और मार्केटिंग का हुनर भी सीखा। हमारे यहाँ से नरेश कौशिक जी ने 2 महीने का प्रशिक्षण लिया और गाय के गोबर और उसके पंचगव्य से काफ़ी प्रोडक्ट्स इन्होंने तैयार किए। 20 से ज़्यादा इनके उत्पाद आज मार्केट में बिक रहे हैं। हमारे सेंटर के माध्यम से इनको 5 लाख रुपए की अनुदान राशि का भी सहयोग दिया गया है, जिससे आज ये मशीन के द्वारा अपनी डिमांड को भी पूरा कर पाए हैं। अपने गौमूत्र और गोबर से उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं, जो एक आस्था जो एक जुड़ी हुई है हमारे समाज की, वो भी बनी रहती है और जिससे कोई नुकसान भी नहीं हो पाता। इसी तरीके से उन्होंने बताया 20 से ज़्यादा उत्पाद उनके बाज़ार में बिक रहे हैं और लकड़ी को एक रिप्लेस किया जा सकता है इनके उत्पाद से। ये सारे इस मुकाम तक पहुंचने में हमारे यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और इंक्यूबेशन टीम ने बेहतर प्रयास किए। उसी की बदौलत ये अपने कारोबार में आगे बढ़े। साथ ही हमने इनको एक और सलाह दी कि आप तो काम कर ही रहे हो, क्यों ना आप इसकी ट्रेनिंग भी लोगों को दो, क्योंकि पशुपालन लगभग गांव में तकरीबन हर दूसरे घर में है, तो लोग दूध के साथ साथ ये प्रोडक्ट बनाकर भी सेल कर सकते हैं। तो साथ ही इन्होंने वो प्रशिक्षण देना भी स्टार्ट कर दिया है। इनसे प्रशिक्षण लेके लगभग 50-60 लोगों ने व्यवसाय भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो भविष्य में इस तरह के रूरल एंटरप्रेन्योर्स को भरपूर सहयोग देने का काम हमारा सेंटर और HAU यूनिवर्सिटी करती रहेगी, क्योंकि हमारे वीसी साहब BR कंबोज जी का यही विज़न है, जो खेती व खेती से संबंधित समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कोई भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आके आते हैं, उनको हमारा सेंटर और HAU यूनिवर्सिटी भरपूर सहयोग दे। सोशल मीडिया के जरिए नरेश कौशिक अपने उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। डोर टू डोर जाकर भी उत्पाद बेच रहे हैं और कम से कम 20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग में जाने से पहले हमें उत्पाद बनाने का तो पता था, पर ये कैसे बिके, इन्हें कानूनी आधार कैसे दिया जाए, इन बातों के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वहाँ जाने के बाद जो भी इस विषय के जानकार वहाँ आए, उन्होंने हमें समझाया, तो हमने उनसे जानकारी लेकर के उस आधार पर कार्य करना शुरू किया। हमने HAU में जाने के बाद अपनी फेसबुक ID बनाई, वेबसाइट बनवाई, स्टार्टअप इंडिया में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। इन सब बातों के साथ साथ HAU से हमें 5 लाख रुपए की मदद मिली, जिससे हमने नई मशीनरी खरीदी। पहले हम हाथ से या डाइयों से काम करते थे, वहाँ से मिली मदद से हमने मशीनरी खरीदी और एक छोटे कार्य को बड़ा करके दिखाया। दरअसल नरेश को बचपन से ही गायों से बड़ा लगाव था, लेकिन सड़कों पर बेसहारा फिरती गायों को देखकर उन्हें काफी तकलीफ होती थी। इसके बाद उन्होंने गौ रक्षा का बीड़ा उठाया। उनका मानना है कि सिर्फ दूध बेचकर गाय की हिफाजत नहीं की जा सकती, बल्कि गोबर और गौमूत्र को भी बेचना होगा। इस तरह गाय से जितनी ज्यादा कमाई होगी, उसका संरक्षण भी उतना ही ज्यादा होगा। अपने गाय प्रेम की वजह से ही नरेश कौशिक खुद को गौपुत्र कहते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे किसान आर्थिक रूप से सशक्त बने रहें, इसके लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक कदम है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। क्या है ये योजना, किस तरह से हमारे किसानों को आर्थिक बल प्रदान करती है, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। बहुत सी योजनाएं लागू की है, इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत देश भर के सभी खेतीहर किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि उनकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रूपए की राशि को 2,000 रूपए की 3 मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। ये लघु और सीमांत किसानों की लगभग 1 महीने की आय के बराबर है। पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। पीएम किसान योजना की मुझे 3 किस्तें आ रही हैं, उससे मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। मैं खाद खरीद रहा हूँ उससे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भव्य समारोह के साथ किया था। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। लाभार्थियों की पहचान का पूर्ण दायित्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर है। इस योजना के लिए एक विशेष वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in भी है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभ पीएम किसान वेब पोर्टल पर उनके द्वारा तैयार और अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी किए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य तय किया है, उसमें ये योजना काफी मददगार साबित हो रही है। पात्र किसान योजना का लाभ लेने के लिए जिले के नोडल अधिकारी से संपर्क करें। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखना है, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल ID नोट कीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।